गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो आज उपेंद्र नाथ अश्क जी का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण नाटक जिसका नाम है अंजो दीदी। तो आज अंजो दीदी नाटक के कथावस्तु की चर्चा करेंगे। यह अत्यंत ही प्रसिद्ध नाटक है। ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। तो आज हम इसके कथावस्तु की चर्चा करेंगे, परंतु अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको संपूर्ण पाठ पढ़ाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा इस नाटक के अंतर्गत जो देश काल और वातावरण आता है, जो चरित्र चित्रण के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको संपूर्ण विवरण का क्लास कराऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। परंतु आज इसके कथावस्तु की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अंजो दीदी नाटक का कथावस्तु। अंजो दीदी नाटक के कथानक का अभिजात्य वर्ग के परिवार से संबंध है। नाटक की नायिका अंजलि है। तो इस नाटक की जो प्रमुख पात्र है उसका नाम है अंजलि। आप इसको नोट कर सकते हैं, ये परीक्षा में आ सकता है। जिनको नाना जी ने गोद लिया था, उन्हें उनके नाना जी से ही जीवन का नियंत्रित और अनुशासित रखने की संस्कार मिले थे। यह संस्कार उन पर हमेशा हावी रहते थे। उनके चेहरे पर हमेशा अखंड अहम झलकता रहता था। उसने अपने जीवन के साथ परिवार के सभी सदस्यों, यहाँ तक नौकरों के जीवन को भी अनुशासित कर रखा था। समय की पाबंदी की सनक अंजलि पर इस कदर सवार थी कि मनुष्य की सहज जिंदगी को घड़ी की तरह नियंत्रण बना देती थी। नाटक डाइनिंग कमरे से शुरू होता है। नाश्ते में देरी होने के कारण अंजो दीदी अपने काम करने वाली नौकरानी मुन्नी पर गुस्सा करती है। तो इस नाटक की जो दूसरे पात्र है उसका नाम है मुन्नी। आप इसको नोट कर सकते हैं। अंजो दीदी का कहना है कि जीवन एक महान गति है। प्रातः एवं संध्या उसकी सुइयां हैं जो नियमबद्ध होकर एक दूसरे के पीछे घूमती रहती है। वह अपनी सहेली अनीमा से बात करते समय कहती है, जिंदगी स्वयं एक महान घड़ी है। प्रातः संध्या उसकी सुइयां हैं, नियमबद्ध एक दूसरी के पीछे घूमती रहती है। मैं चाहती हूँ मेरे घर भी घड़ी की तरह ही चले। हम सब उसके पुर्जे बन जाएं और नियम पूर्वक अपना अपना काम करते जाएं। सुबह 8 बजे ही सबको नहा धोकर नाश्ते के मेज पर उपस्थित हो जाना पड़ता था। उस समय तक नाश्ता नहीं पहुंचने पर मुन्नी को डांट पड़ती है। अहम वादों व्यक्ति अपने विचारों और मान्यताओं को दूसरों पर थोपने का भरसक प्रयास करता है। इंद्र नारायण अंजलि के पति हैं। विवाह के पहले वे मनमौजी, फक्कड़ और लापरवाह थे। उनका व्यक्तित्व इतना सशक्त नहीं था, किंतु उन पर भी अंजलि का अहमवादी व्यक्तित्व, नियंत्रण एवं अनुशासन का कठोर कुचक्र हावी हो जाता है। अनीमा जब कहती है कि जीजाजी को तो बड़ा बुरा लगता होगा इस तरह का बंधन, तब वो कहती है, बुरा, बड़े सिटपिटाए थे पहले पहल, पर मैं इन्हें ले ही आई अपने ढंग पर। सच कहती हूँ, मुझे नीरज पर इतनी जान नहीं खपानी पड़ी जितनी तुम्हारे जीजाजी पर। कोई भी तो अकल न थी, न सफाई का ख्याल, न समय का। जानती हो कितनी माथापच्ची करनी पड़ी है इसके पीछे, इसके साथ कितनी भूख हड़तालें की है, कितनी बार रूठ कर
पीहर जा जा बैठी हूँ। इंद्र नारायण को नहीं चाहते हुए भी अंजू के अनुशासन और व्यवस्था को ओढ़कर जीना पड़ता है। वह चाहकर भी चाट पानी के बताशे नहीं खा सकते थे। तुरंत प्रेस किया हुआ कोट, पतलून, हैट, टाई वगैरह धारण करना पड़ता था। अंजू का भाई श्रीपद बिल्कुल विपरीत स्वभाव का है। वह मनमौजी, फक्कड़, घुमक्कड़ है। उसने अपनी जिंदगी में कोई भी कड़ा नियम नहीं पाला है। जब जो जी चाहे करके खुश रहता है। वह अंजू के घर आकर उसके सभी व्यवस्था तंत्र को हिलाकर रख देता है। श्रीपद अपने भांजे से पूछता है कि तू क्या बनना चाहता है। तब वह कहता है, मैं क्रिकेट का कप्तान बनना चाहता हूँ। अंजू द्वारा समय के अनुसार नीरज को सिर्फ 2 घंटे खेलने के लिए मिलता है। वह अपने बेटे से कहती है, क्रिकेट बड़ा निकम्मा खेल है, चोट लग जाती है। वह अपने बेटे को डिप्टी कमिश्नर बनाना चाहती है। तो जो नीरज है वो अंजलि का पुत्र है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। उसके भाई का नाम जो है वो है श्रीपद और उसके पति का नाम है इंद्र नारायण और उसकी पत्नी का नाम है अंजलि और नौकरानी का नाम है मुन्नी। तो बहुत सारे पात्रों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं और यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से जो लेखक हैं वो ये कहना चाहते हैं कि किस प्रकार से अंजलि जो है वो अपने परिवार को अपने हिसाब से चलाना चाहती है, अनुशासन के हिसाब से चलाना चाहती है, जिसकी वजह से उसके परिवार वाले जो है काफ़ी परेशान रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार अंजलि अपनी इच्छाओं को अपने बेटे पर लाद कर उसकी इच्छाओं का गला घोट देती है। यही मानसिकता आज के जनमानस में भी देखने को मिलता है। हर माँ बाप अपने बेटे बेटी को डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस और आईपीएस बनाना चाहते हैं। बच्चों पर अपनी महत्वाकांक्षाओं को थोप कर उनके इच्छाओं और शौक को दफन कर दिया जाता है। किसी भी काम में सफलता तभी मिलती है जब उसे मन से किया जाए। इसके विपरीत बिना मन से किया गया काम ना घर का होता है ना घाट का। मनोविज्ञान के अनुसार इच्छाओं का कभी भी दमन नहीं करना चाहिए, परंतु इस अंजू के घर में तो किसी के इच्छा को सम्मान ही नहीं किया जाता है। वह अपने घर वालों पर अपनी पसंद, अपना विचार, अपनी आदतें थोपते चली जाती है। मनुष्य अपने जीवन को व्यवस्थित और सुचारू बनाने के लिए कुछ नियम बनाता है, परंतु एक मनुष्य के द्वारा बनाया गया नियम हमेशा सभी के लिए उचित और फायदेमंद नहीं हो सकता। तो इस नाटक के माध्यम से जो है लेखक ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य को नियम का पालन स्वयं करना चाहिए, परंतु अपने नियमों को किसी और पर थोपना उचित नहीं होता, क्योंकि हर मनुष्य का स्वभाव और प्रवृत्ति अलग अलग होता है। हर व्यक्ति अपने मन के अनुसार जीने की इच्छा रखता है, परंतु कुछ लोग अपने ही नियमों और बंधनों के अनुसार सबको चलाना चाहते हैं। अंजू दीदी की तरह इनके घर में नियम की पाबंदियां अत्याचार की सीमा को पार कर जाती है। अंजलि के पति इंद्र नारायण के संवाद से स्पष्ट होता है और अंजू जैसे चलाती है वैसे चलते जाते हैं। का अंजू दिया कभी शिकायत का मौका हमने तुम्हें। हंसते हैं। दिन में 3 बार नहाते हैं, 4 बार हाथ पांव धोते हैं, कम से कम 4 बार खाते हैं और 5 बार कपड़े बदलते हैं। सफाई, वक्त की पाबंदी, सभ्य समाज के तौर तरीके, सबका पूरा पूरा ख्याल रखते हैं। अंजू के साथ शादी करने के बाद पता लगा कि हम तो अछूत थे, इसने आकर हमारा उद्धार कर दिया। इंद्र नारायण के इस संवाद से उनकी विवशता स्पष्ट दिखाई देती है, क्योंकि वे फक्कड़,
मनमौजी और शिष्टाचार के अत्याचार रूपी शिकंजे में फंसे हुए मर्माहत थे। स्प्रिंग जितना अधिक दबाया जाता है वह उतना ही दबती जाती है, लेकिन थोड़ा सा भी शिथिल पड़ने पर वह दुगुना ताकत से उछल जाता है। वैसे ही अंजू ने अपने पति को इतना दबा दिया था कि वे अंदर से विवश और व्याकुल थे। एक दिन इंद्र नारायण का साला श्रीपद उन्हें दिलरुबा होटल ले जाता है और वहां पर उन्हें शराब पिलाता है। इस स्थिति में जब वे घर पहुंचे तब अंजू के अहम और उसके व्यवस्था तंत्र पर आसमान टूट पड़ता है। अब इंद्र नारायण जी का शराब पीकर आना रोज की बात हो जाती है, जो अंजू के लिए सहन करना असहनीय था। यह देखकर वो जहर खाकर आत्महत्या कर लेती है, लेकिन उससे पहले वह बहू के रूप में ओमी को पसंद कर घर लेकर आ गई थी। अब बहू भी उससे सीखकर उसी रास्ते पर चलने लगी थी। अंजू की मृत्यु के बाद भी उसका कायदा कानून बरकरार था। अंजू की मृत्यु के बाद इंद्र नारायण शराब पीना छोड़ देते हैं और अंजू जैसा चाहती है वैसा ही जीवन जीने लगते हैं। तो इस नाटक के माध्यम से उपेंद्र नाथ अश्क ये कहना चाहते हैं कि किसी भी मनुष्य को जो है अपने नियम, अपने कानून को किसी और पर नहीं थोपना चाहिए। अगर ये ज़्यादा हो जाता है तो मामला जो है बिगड़ सकता है। इस कहानी में ऐसा ही हुआ। जब अंजू ज़्यादा अपने परिवार वालों को दबाती है, अपने हिसाब से चलने के लिए मजबूर करती है, तो उसका पति किस प्रकार से जो है शराबी बन जाता है और यह अंजू जो है नहीं सह पाती और वो आत्महत्या कर देती है। परंतु आत्महत्या करने से पहले वो अपने बेटे का विवाह करवाती है और अंजू के मृत्यु के बाद भी जो है उसके नियम कानून उसी तरह चलते हैं और इंद्र नारायण जो है वो सुधर जाता है, शराब पीना छोड़ देता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने उपेंद्र नाथ अश्क का एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक अंजू दीदी के कथावस्तु की चर्चा की। आगे हम और भी जो नाटक, कहानी, उपन्यास जो ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनसे जुड़े कथावस्तु और चरित्र चित्रण इत्यादि की चर्चा करते रहेंगे। परंतु आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।